किस चैप्टर बच्चा क्या किया, बहुत मेहनत करके गया, अब पता चला उससे क्वेश्चन ही नहीं आया, तो बच्चा किस चैप्टर से वो पढ़ के गया ही नहीं, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो उसका अच्छा स्कोर आएगा नहीं, अब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उस केस में। तो आपके यहाँ NIT क्लासेस में उसका सुविधा है तैयारी कराने की, JEE एडवांस की? हाँ, हमारे यहाँ भी अभी टेस्ट स्टार्ट होने वाले, जब बिहार बोर्ड का एग्जाम जैसे ही खत्म हो रहा है 7 तारीख को, उसके बाद हम लोग भी पार्ट वाइज टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फुल सेमेस्टर टेस्ट होगा हमारे पास। आज बिहार बोर्ड का एग्जाम था मैथ का, कैसा पेपर था अगर बात करें, ओवरऑल पेपर कैसा था? और उन पेपरों में कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं है। जैसे क्या होता है कि जैसे फिजिक्स में अगर बात कर लें तो एक तो इस बार का फिजिक्स का पेपर बहुत इजी है। दूसरी बात ये बात कर लें कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि 12th के पार्ट से लगभग 55-60% क्वेश्चंस होते हैं और 11th के पार्ट से लगभग 45 और 40 के करीब में होते हैं। इसमें इस बार क्या हुआ है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 5-5 चैप्टर अपना कंप्लीट करके गया है, ठीक है, और वहीं 5-5 चैप्टर उस बच्चे के लिए वहीं क्वेश्चंस आ गए, तो वो क्वेश्चन बना के आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या NTA वालों के पास उस 5 चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे का उन्होंने टेस्ट कर पाए? तो आंसर है नहीं कर पाए, क्योंकि 5 चैप्टर को उन्होंने सही करके गया और रिजल्ट आया। कैसे हो सकता है ऐसा? वर्तमान के जो पैटर्न है ना, ये राइट वे नहीं है कि आप JEE के बच्चों को मतलब इससे क्वालिफिकेशन मतलब इससे चेक करके और उनको एडमिशन दिया जाए। राइट वो था जब JEE ने खुद का पेपर लेते थे, जैसे IIT मुंबई कभी सेट करता था, कभी IIT गुवाहाटी सेट करता था, तो उस टाइम पे वैसा ही होना चाहिए था। हाँ, उस टाइम पे जो JEE के पेपर होते थे वो काबिले तारीफ थे। वो जनरली वो बच्चों को मतलब ये पता लगता था कि हाँ ये बच्चा काम का है। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग NITN क्लासेस सिवान में हैं, जहां पर JEE मेन एग्जाम का एनालिसिस, और यहाँ हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं NITN क्लासेस सिवान के। इनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, इजी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमसे बातचीत करेंगे NITN क्लासेस के 2 फैकल्टी। सर, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर राहुल कुमार, और मैं मैथ पढ़ाता हूँ NITN क्लासेस में। जी। और मैंने बीटेक किया NIT दुर्गापुर से। NIT दुर्गापुर? हाँ, NIT दुर्गापुर से जी। 2017 में, और 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ। सर, बात करें तो JEE मेन में मैथ का पैटर्न क्या था, और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? देखिए, हमने ऐसा नहीं बोल सकते कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सब है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस सेट में बैठे हुए हैं। सब सेट का अलग अलग पैटर्न है। मतलब मान लीजिए लगभग 14 सेट का एग्जाम अभी हुआ है। अब पता नहीं आप किस सेट में बैठेंगे, किस सेट में क्या है, किस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, किस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं है, और डिपेंड करता है आप किस सेट में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर करके जाएँ, वो चैप्टर नहीं करके जाए, आपको हर चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। सर, ये देखा गया है कि जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर थे, किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इससे छात्रों और टीचर्स में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है ही कि इस चैप्टर बच्चा क्या किया, बहुत मेहनत करके गया, अब पता चला उससे क्वेश्चन ही नहीं आया, तो बच्चा किस चैप्टर से वो पढ़ के गया ही नहीं, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो उसका अच्छा स्कोर आएगा नहीं, अब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उस केस में। तो यही सब है। तो थोड़ा सा बच्चा के लिए हम यही बोलेंगे कि हर चैप्टर पढ़ के जाना है, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, आपको हर चैप्टर के अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रीवियस ईयर पूरा करके जाना है, जिससे कि आप जाएं तो वहाँ क्वेश्चन आपसे बने। जी। बात करें तो अगर हम पूरे ओवरऑल जो 14 सेट्स थे, तो इनमें से कौन से चैप्टर मतलब ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर इनसे क्वेश्चन आए? अब कैलकुलस वाला पार्ट है, वो तो बढ़िया से करना है। वहाँ पर लेवल बहुत अच्छा लेवल तक पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। जी बिल्कुल। और स्कोरिंग चैप्टर की बात करें अगर, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैट्रिक्स स्टेटमेंट है। अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं तो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर बढ़िया से मेहनत करके जाता है तो यहाँ अच्छे से स्कोर कर सकता है इस सब चैप्टर में। जी। कौन से बहुत सारे बच्चे किताब के पीछे भागते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे, किताब कौन सा पढ़ना चाहिए? देखिए, हम तो यही बोलेंगे किसी एक बुक को फॉलो कीजिए। बहुत सारे बुक को फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है, किसी एक को बुक को फॉलो कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक सब क्वेश्चन कीजिए। और प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर जितना भी प्रीवियस ईयर आया हुआ JEE मेंस एडवांस का प्रीवियस ईयर का एक बुक अलग रखिए, और किसी एक कोचिंग या फिर आप किसी एक आता है सिंगेज का बुक आता है जो कि बहुत अच्छा बुक होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। हम तो यही बोलेंगे किसी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल पकड़िए और उसको बनाइए बढ़िया से, एकदम एक एक क्वेश्चन कीजिए उसका, आप प्लस प्रीवियस ईयर कीजिए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं किसी भी कोचिंग से, तो जस्ट उस कोचिंग के मटेरियल्स को ही पढ़िए, ज़्यादा बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हाँ, आप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिल जाए, दिशा का बुक आता है आपका,
और जो भी आता है आप उससे कर सकते हैं आपको प्रीवियस ईयर के लिए। जी जी बस उतना सफिशिएंट है। सर, मैथ में एनसीईआरटी से कोई खास क्वेश्चंस नहीं आए थे? जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनका नहीं बना होगा? नहीं एनसीईआरटी लेवल से बहुत ऊपर लेवल होता है, जेई मेंस तक जी, का भी बिल्कुल, एडवांस का बहुत ज़्यादा होता है। जी जी आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो जेई मेंस में शायद ये क्वेश्चन आप बना पाएँ, जी बहुत रेयर है आपसे। जी इसीलिए थोड़ा अगर मेंस तक भी आपको टच करना है तो एनसीईआरटी से बहुत ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा आपको, ये है। अच्छा, जो बच्चों ने मेंस दिए हैं उनका एग्जाम अच्छा गया है, तो अब जेई एडवांस का तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उन लोगों के लिए बोलेंगे हाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए जी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मतलब किसी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं कहीं पे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और पार्ट वाइज भी दीजिए और फुल सिलेबस का भी टेस्ट दीजिए आप जी। तब। जी तो आपके यहाँ एनआईटी क्लासेस में उसका सुविधा है तैयारी कराने की, हाँ। जेई एडवांस की? हाँ हमारे यहाँ भी अभी टेस्ट स्टार्ट होने वाला, जब बिहार बोर्ड का एग्जाम जैसे ही खत्म हो रहा है 7 तारीख को, जी। उसको तो हम लोग भी पार्ट वाइज टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फुल सिलेबस का भी टेस्ट होगा हमारे पास। आज बिहार बोर्ड का एग्जाम था मैथ का, कैसा पेपर था? अगर बात करें ओवरऑल पेपर कैसा था? देखिए अगर कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी सिंपल अगर एक क्वेश्चन किया एनसीईआरटी तो 90% इसको आराम से कर सकता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है मैथ्स में। जी आपको समझिए 50% ही क्वेश्चन करना है। जी अगर क्वेश्चन आपका देखिएगा तो आया हुआ 200 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आया हुआ है, जी। आपको करना 100 मार्क्स ही करना है। जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अगर 13 चैप्टर है एनसीईआरटी में, 13 चैप्टर है जी जी मैथ्स में 12th में, अगर 13 में से अगर 10 चैप्टर भी अच्छे से अगर करके जाता है कोई बच्चा, जी। आराम से 100% स्कोर कर सकता है उसमें। मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं? चैप्टर तो सब में डिवाइड हुआ है कि हाँ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें लगता है कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन है? कैलकुलस वाला पार्ट अगर बढ़िया से कर लें और वेक्टर थ्योरी और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छे से कर लें, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जी तो अब लगभग ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आप बढ़िया से एकदम 100% ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। जी जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी मैं आदित्य कुमार, आप सभी को नमस्कार और आप लोगों को भी नमस्कार। मैं यहाँ पे फिजिक्स देख रहा हूँ और पूछिए अब जो भी क्वेश्चंस हो मैं बताऊँगा। जी सर, जेई मेन का अगर हम बात करें पैटर्न का, तो क्या पैटर्न था इस बार और कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं? अच्छा, पिछले जैसे एनटीए जब से पेपर ले रहा है ना, जी जी जी। उस एनटीए में क्या हुआ है कि इस बार का जो पेपर आया है 2023 का जो पेपर्स हैं 14 सेट हैं, 14 पेपर आए हैं और उन पेपरों में कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं है। जैसे क्या होता है कि जैसे फिजिक्स में अगर बात कर लें तो एक तो इस बार का फिजिक्स का पेपर बहुत इजी है। दूसरी बात ये बात कर लें कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि 12th के पार्ट से लगभग 55-60% क्वेश्चंस होते हैं और 11th के पार्ट से लगभग 45 और 40 के करीब में होते हैं। इसमें इस बार क्या हुआ है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टेट है, करंट है, कैपेसिटर्स हैं, किसी में ऐसा हुआ है कि किसी किसी में ऐसा हुआ है कि इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस ही नहीं है। मतलब यह है कि 12th के पूरे एग्ज़ामों में 12th के पूरे सिलेबस में से कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आए हैं, पर बच्चे पूरे साल पढ़ते रहे ये जानकर कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये डिसबैलेंस्ड क्वेश्चंस है। मतलब ये है कि हर चैप्टर्स को टच करते हुए क्वेश्चंस पूछना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रोस्टेट से एक क्वेश्चंस पूछ लिए, करंट से एक क्वेश्चंस पूछ लिए। जैसे पहले जेई मतलब है, पहले जेई ऐसे ही पेपर लेता था कि जैसे एक चैप्टर से एक क्वेश्चंस, किसी चैप्टर से नहीं लेता था, पर जनरली एवरेज क्वेश्चंस होते थे कि हाँ उससे मतलब इलेक्ट्रोस्टेट से उठाना है, काइनेमेटिक्स से उठाना है, ऐसे उठाना है। पर इस बार जो पेपर हुए हैं ना बिल्कुल डिसबैलेंस है और इस डिसबैलेंस की वजह से हमारे बच्चे और टीचर्स जितने भी लोग हैं वो सारे परेशान हैं। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा आ गया, किसी में फिजिकल से बहुत ज़्यादा आ गया, किसी में इनऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा आ गया। मतलब इस हिसाब से पेपर सेट हुए हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके भाग्य पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ के गया है और उसको क्या पूछे गए हैं। हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ के गया है और वो एग्ज़ाम में जब बैठा तो उसके साथ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आए तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस बना लेगा। पर कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ के गया है तो वो मतलब है और ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस आ गया तो उसके लिए तो बैड लक है। या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एनटीए को क्वेश्चंस बैलेंस करके पूछे तो बच्चे शायद सही से एग्ज़ाम दे पाएंगे और बच्चे का क्वालिटी के बारे में, बच्चों के दिमागों के बारे में तभी पता लग सकता है जब हर टॉपिक से आप क्वेश्चंस उठाएंगे। आप ऐसे रेंडमली कहीं से भी उठाएंगे तो पता नहीं पड़ता है। सर, आपके बातचीत से ये लग रहा है कि इस बार जो भी क्वेश्चन सेटर हैं वो एक एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे ही उठ के आए और एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट कर दिए। आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली पहले जो जेई मेंस का एग्ज़ाम हुए हैं उनसे उन लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे पहले जेई मेंस के एग्ज़ाम हो रहे थे।
क्योंकि वो पूरा बैलेंस्ड पेपर बनाते थे। पर एनटीए वालों ने, ये पूरे इंडिया में मैं बोल रहा हूँ कि एनटीए वालों ने ऐसे क्वेश्चन सेट करे कि पता ही नहीं पड़ता है कि कौन से मतलब इम्पोर्टेंट है, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, कौन से बच्चे क्या पढ़ के जाएँ क्या नहीं पढ़ के जाएँ, कोई पता नहीं है। बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। ये इसमें टीचर भी कुछ नहीं कह सकता है कि बेटा एक काम करो, तुम ये चैप्टर 2-4 चैप्टर पढ़ लोगे तो इतना क्वेश्चंस बन जाएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता अच्छा है। आपके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आज मेरा एग्जाम था, तो मेरे में मान लीजिए कैलकुलस, मैट्रिक्स और भी जो रिलेशन एंड फंक्शन से आ गया, जो दूसरे बचे गए इनको इन चैप्टर से छोड़ दिया गया क्वेश्चन। हाँ, ये ऐसा ही है ना। बिल्कुल, मैं एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ कि इस बार का एनटीए ने पूरा डिसबैलेंस्ड क्वेश्चंस बनाया है। और इस मतलब है कि हमारे हिसाब से एनटीए को एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए, और हमारे हिसाब से तो जेई का एग्ज़ाम सिंगल एक होना चाहिए और पेपर बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक बार एग्ज़ाम होनी चाहिए, ताकि सही से बच्चों को का मतलब टेस्ट हो सके। अभी तो सही से टेस्ट मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सही से टेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि जिनको कम आ रहे हैं उनका रिजल्ट हो रहा है, जिनको ज़्यादा आ रहा है उनको नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनका बैलेंसिंग करने में गड़बड़ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा मान लीजिए कि आज मेरा एग्ज़ाम था और मेरा 5 चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी से क्वेश्चंस आ गए, और आपका सभी चैप्टर अच्छा है, तो मैं तो आपके बराबर आ गया, आपके बराबर स्कोर करूंगा, तो ऐसे में उन बच्चों का नुकसान होगा जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। हाँ यस, यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 5-5 चैप्टर अपना कंप्लीट करके गया है, ठीक है, और वहीं 5-5 चैप्टर उस बच्चे के लिए वहीं क्वेश्चंस आ गए, तो वो क्वेश्चन बना के आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या एनटीए वालों के पास उस 5 चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे का उन्होंने टेस्ट कर पाए? तो आंसर है नहीं कर पाए, क्योंकि 5 चैप्टर को उन्होंने सही करके गया और रिजल्ट आया। कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉर्मलाइजेशन पे क्या कहेंगे, क्या इससे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? नॉर्मलाइजेशन पे तो वो डिपेंड कर रहा है ना कि किस बैच में कैसे बच्चे बैठ रहे हैं। मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन में आप ऐसे करते हैं कि कौन से किस सेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि एक पेपर होता है, उस पेपर डिफिकल्टीज पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है, पर उसमें बहुत अच्छे बच्चे बैठ गए, तो बहुत अच्छे बच्चे बैठ गए तो उनके हिसाब से देखने लग जाएंगे आप, तो फिर से तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं बनता है यहाँ पे एक ही चांस बनता है कि आप एक पेपर लीजिए और रिजल्ट लाइए, कितने नंबर आए हैं और कितने रैंक मिलेंगे, ये जनरली आपको करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। और ये जो 4-4 पेपर ले रहे हैं ना, ये बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मतलब 4 पेपर क्या, 14 14 पेपर जो ले रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कि कल एग्ज़ाम था 31 को, ओके, और आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षा है, तो ऐसे में तो काफ़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी हुई होगी उनकी, कि कल जेई का एग्ज़ाम देना है और आज बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिहार के बच्चों के लिए तो ये बहुत बुरा टाइम है, ये बहुत बुरा टाइम है, जो कि हम लोग पहले भी उठाए थे उस समय के लिए, कि आप समझिए कि कल 31 तारीख को पेपर दे रहा होगा और आज बिहार बोर्ड का पेपर दे रहा होगा। मतलब ये है कि मतलब उसको समय ही नहीं मिला, बिल्कुल भी समय उसको नहीं मिला। और मतलब है कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो आप ये एग्ज़ाम छोड़ दीजिएगा, अप्रैल का ज्वाइन करिएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब कोर्ट ही बोल रहा है कि नहीं आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए और अप्रैल वाले ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी तो छात्रों का ही लॉस है, क्योंकि उसको सिर्फ एक चांस मिल रहा है, बाकी लोगों को 2 चांस मिल रहा है। हाँ, बाकी ये तो लॉस है, बिल्कुल ही लॉस है, बिल्कुल लॉस है। हमारे बिहार वाले छात्रों को बहुत ज़्यादा लॉस है, और उसमें भी 75% अगर क्राइटेरिया हो रहा है तो और भी लॉस है। और हमारे बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए जो स्टेट्स बोर्ड के हम मेनली, उनको काफ़ी नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। सर अगर बात करें तो ओवरऑल एग्ज़ाम का जो अगर एनालिसिस और एवरेज निकाले, तो जो वर्तमान के पैटर्न है, इससे कहना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, वर्तमान के जो पैटर्न है ना, ये राइट वे नहीं है कि आप जेई के बच्चों को मतलब इससे क्वालिफिकेशन, मतलब इससे चेक करके और उनको एडमिशन दिया जाए। राइट वो था जब जेई ने खुद का पेपर लेते थे, जैसे आईआईटी मुंबई कभी सेट करता था, कभी आईआईटी गुवाहाटी सेट करता था, तो उस टाइम पे वैसा ही होना चाहिए था। हाँ, उस टाइम पे जो जेई के पेपर होते थे वो काबिले तारीफ थे, वो जनरली वो बच्चों को मतलब ये पता लगता था कि हाँ ये बच्चा काम का है। पर अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें पता लगा पाना बड़ी मुश्किल है, मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करे तो करे, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा आईआईटी को सौंप दे। हाँ, जो एनटीए एग्ज़ाम ले पर क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा आईआईटी को दे, और उसमें से जो सेलेक्ट जो करे, जो जैसे मतलब है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन होना चाहिए, वो सब चीज़ें वो अपना मैनेज करके आए। अब मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं,
और मुझे ये भी नहीं मतलब पता नहीं है कि वो कौन सा सेट, जैसे IIT से सेट करके ला रहे हैं या NTA खुद से सेट कर रहा है, ये मुझे नहीं पता है। पर एक बात तो तय है कि इस बार का जो फिजिक्स का पेपर आया है, इससे ये पता पड़ रहा है कि वो JEE कभी भी वैसा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, उतना ईजी क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। नहीं, आप टीचर है फिजिक्स के, आपके लिए तो ईजी लगेगा सर। नहीं, बच्चों के लिए भी लगेगा। बच्चों के लिए इजी नहीं है। बच्चों के लिए देखिए डिफ़िकल्टीज वो होती है कि आप टीचर हैं तो देख के पता पड़ जाता है कि पिछले बार क्या आया था, उसके पिछले बार क्या आया था, उसके पिछले बार क्या आया था, क्योंकि हर साल पेपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन में जवाब मिल जाएगा आपको। फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब इसके पहले जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं वो स्टैंडर्ड थे, पर इस बार फिजिक्स के क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि लेवल थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बहुत मतलब नीचे चला गया है, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथ का लेवल मतलब अच्छा खासा रहना चाहिए, तभी तो बच्चा सीखेगा, तभी तो उसका दिमाग काम करेगा, तभी आप अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। वरना आप फिजिक्स में लेवल नीचे करेंगे तो फिर गड़बड़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कोई बात है सर जो आप कहना चाहते हो, शायद हम पूछ नहीं पाए? नहीं, बाकी तो खैर हमारा यही है कि आप लोगों से कि आप लोग ऐसा करिए कि NTA एग्ज़ाम ना ले, और एक ही एग्ज़ाम हो पूरे इंडिया में, एक समय पे हो, ताकि हम लोगों को सही मतलब बच्चों को मतलब डेवलप कर पाएँ और सही रिजल्ट दे पाएँ। बाकी आप सभी को NITN क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी एनालिसिस सुने, ठीक है, और हमारे टीमों से मिले। सर, नए सत्र में एडमिशन और ऑफर्स क्या चल रहे हैं, बात करें NITN क्लासेस सिवान में? NITN क्लासेस का जो फ़ी है वो 2 साल के लिए 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपये, 75,000 रुपये एक साल, 75,000 रुपये एक साल ऐसा है। और बच्चों को हम लोग टेस्ट लेते हैं बेसिकली, और टेस्ट में स्कॉलरशिप का, हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और उसमें देखते हैं बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से स्कॉलरशिप टेस्ट से डिस्काउंट करके ला के उनको लगभग मतलब 10% 20% जैसा मार्क्स होता है उस हिसाब से हम लोग डिस्काउंट करते हैं, और एक टेस्ट लेकर डिस्काउंट करते हैं। जैसे आपके बिहार बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में या मतलब CBSE बोर्ड में आपका एक मार्क्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और दूसरा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कि आप हमारे यहाँ टेस्ट देंगे, NITN क्लासेस का टेस्ट देके भी डिस्काउंट ले सकते हैं जी, ठीक है। और बेसिकली बेहिचक आइए और आप ज़रूर आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए, ताकि हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। दूसरी एक NITN क्लासेस ये सुविधा आप लोगों को पूरे बिहार और बिहार में पूरे गोपालगंज और सीवान में ये सुविधा दे के रखी है कि आप आइए और हम आपके एनालाइज करके ये चीज़ें बता देंगे कि आप कौन से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपके साथ क्या होनी चाहिए और आपको मतलब कैसे पढ़ने चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या ज़रूरी है क्या कि NITN क्लासेस ज्वाइन करना, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। हम ये कहते हैं कि पहले तो आप बच्चे को लाइए और हम लोग एक बार देखते हैं कि बच्चे से बात करके कि क्या करना NIT लायक है कि नहीं है, हाँ क्या करना चाहता है, क्या हमारे साथ काम करना चाहता है। वो हमारे साथ अगर काम करना चाहता है तो हम एक बार बात करके टेस्ट लेकर वाइवा लेकर ये देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग चेक करते हैं और हमको अच्छा लगता है कि नहीं ये हमारे पास काम करेगा, तभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे NITN क्लासेस में एडमिशन ले। वरना वो मतलब है कि आप दूसरा सजेशन दिया जाता है कि आप जिसमें आपको मन लग रहा है वो करिए। जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। सब कोचिंग पैसे के पीछे भागते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम बच्चों के पीछे भागते हैं, उनके चॉइस के पीछे भागते हैं। सर आप ये रियल की कहानी है कि डेली का ऐसा होता है कि 1-2 लोग आते हैं और टेस्ट देते हैं और उसका नंबर और उनके पेरेंट्स से बातें हम लोग करते हैं और उनको सजेशन दिया जाता है, उसके आधार पे ही एडमिशन होता है। नहीं, उनको सजेशन दिया जाता है कि सर ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं कर पाएगा जी, ठीक है। और अभी केस आ रहे हैं जो फिजिक्स वाले लोग हैं, जो फिजिक्स वाले से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं जो हमारे पास मतलब है कि अक्टूबर से आना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी भी कल भी हमारे पास इंक्वायरी एक आई थी, तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जैसे 11th का पूरा उन्होंने टॉपिक पढ़ लिया पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, जब टेस्ट दे रहे हैं तो उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनके लिए वही है कि भाई अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप 12th में कैसे पढ़ेंगे। 12th पढ़ने के लिए आपको 11th पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 12th से जब भी अटैचमेंट होगा 11th का वो रिलेटेड है। जब रिलेट करेंगे 12th वाले सर लोग जब पढ़ाएंगे तो वो 11th से रिलेट करेंगे, और जब भी 11th से रिलेट करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब नहीं समझ में आएगा तो वो जिम्मेदारी आ जाती है जो जहाँ पे 12th पढ़ रहे हैं उन टीचरों के पास, उन सेंटरों के पास। अब हमारे पास आएगा बच्चा 12th में और ये कहे कि सर आप पढ़ा दीजिए, तो हम कैसे उसको पढ़ा देंगे जब उसका 11th सही नहीं है, नींव ही मजबूत नहीं है। हाँ, नींव मजबूत नहीं है। तो हम पेरेंट्स से और बच्चों से ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने 11th को मजबूत करिए, तभी 12th में अच्छे कर पाएंगे। वरना आप केवल 12th अच्छे कर पाएंगे मतलब ये हमारे हिसाब से मतलब ज़रूरी नहीं है। मतलब हो सकता है कि 1% 2% बच्चे हैं जो रीगेन कर लें, पर बड़ी मुश्किल है कि केवल मतलब 11th ख़राब करके 12th बहुत अच्छा हो जाए। ये मतलब हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है जी। तो मतलब पूरा फाउंडेशन अच्छे से पढ़ें। हाँ, मतलब है कि अगर आपके बर्बाद हुए हैं समय
तो आप फाउंडेशन करें, मतलब 11th-12th पढ़े। हम ये पूरा मीडिया में मैं बोल रहा हूँ कि आपको भले ही 1 साल ख़राब हुआ है, आप फिर से 11th और 12th अच्छे से पढ़ें। भले ही आपका बोर्ड आएगा तो 1 साल डिले कर लीजिएगा बोर्ड का, पर आप बहुत अच्छे करेंगे। पर ऐसे बिल्कुल भी ना करें कि 11th आपका पूरा मतलब ख़त्म हो चुका है, 11th में आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप 12th में एडमिशन ले लिए, तो आपको ये मैंने लिख लीजिए कि 12th भी आपका ख़राब होना है। और फिर आप जब जाएंगे 12th करके, तो फिर से आपको 1-2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। फिर भी रिजल्ट होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। पर फिर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या फिर से हम 11th और 12th पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? तो नहीं, चांस ज़्यादा बन जाएगा। जो पहले वाला प्रोसेस आप कर रहे थे उससे ज़्यादा चांस है कि 11th और 12th पढ़ा जाए, उसमें रिजल्ट आने की। जी, एक कहावत है, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन, यही बोल रहे हैं सर आप? हाँ, मतलब है कि आप जब भी जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आया, छोड़िए वो सब कहानी फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर से शुरू कर सकते हैं, समय आपके पास है। पर उस समय को बर्बाद मत करिए। जैसे 12th में आप जाइएगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समय आपका बर्बाद होगा। तो उस समय को बचाने के लिए हम कह रहे हैं, आप ऐसे मत सोचें कि नहीं सोचें कि जैसे हमारे सेंटर में नहीं आप 2 साल के लिए आइएगा तो हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेंटर में जा रहे हों, आप 11th और 12th पे फोकस्ड होइए। 11th पे विदाउट फोकस हुए 12th बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता है, और 12th बहुत अच्छा नहीं होगा, 11th बहुत अच्छा नहीं होगा तो जेईई और नीट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एनटीए के एग्ज़ाम करने के तौर तरीके पर छात्रों और शिक्षकों का काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमको कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन।